नमस्कार दोस्तों, समर्थ मैथ एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के इस दूसरे वीडियो में आज हम साधारण ब्याज पर ही आधारित कुछ और अच्छे प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पिछले जो वीडियो में हमने क्या क्या फॉर्मूलेज देखे थे। तो उसमें सबसे पहला हमारा फॉर्मूला था कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। उसके अलावा एक दूसरा वो फॉर्मूला हमने देखा था, वो ये देखा था कि जो साधारण ब्याज होता है वो मूलधन का आरटी प्रतिशत होता है। ठीक है, मूलधन का आरटी प्रतिशत जो होता है वो साधारण ब्याज होता है। इसके बाद एक और हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये देखी थी कि जो साधारण ब्याज होता है वह हर वर्ष बराबर होता है। ठीक है, मतलब अगर पहले वर्ष साधारण ब्याज 500 रुपए का है तो दूसरे वर्ष भी उसी दर और उसी धनराशि पर ब्याज 500 रुपए ही होगा। ठीक है, मतलब अगर सारी कंडीशन एक जैसी है तो साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर बराबर होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पिछले वीडियो में हमने देखी थी। तो चलिए आज इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो आप देखिए, कोई धनराशि मान लेते हैं पी है, वो 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, ये जो 3 गुनी धनराशि हो रही है इसमें पी जो है वो तो मूलधन है और जो 2p है वो ब्याज है ना। ये जो 2p है क्या है, ब्याज है। इसका मतलब 8 वर्षों में ब्याज कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। अच्छा, और ऐसा कह सकते हैं कि 8 वर्षों में ब्याज हो रहा है 2p। अगर 8 वर्षों में ब्याज 2p हो रहा है तो इसका मतलब 4 वर्ष जो है उसमें ब्याज p है और अगले 4 वर्ष है उसमें फिर से ब्याज p मिल रहा है, क्योंकि बराबर समय में बराबर ब्याज मिलता है। ये अभी हमने यहाँ भी डिस्कस किया। ठीक है, तो इसका मतलब जो 2p ब्याज बन रहा है वो 4 वर्ष में pp बन रहा है। ठीक, अब प्रश्न हमसे कह रहा है कि कितने वर्षों में स्वयं से 4 गुना अधिक हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना, स्वयं से 4 गुना अधिक मतलब अगर ये P है तो इससे 4 गुना अधिक, इससे 4 गुना कितना होगा 4p, और इससे P से 4p अधिक कितना होगा 5p। ये बहुत ध्यान से सुनना, P जो है उससे 4 गुना अधिक मतलब P से 4p अधिक, P से 4p अधिक कितना होगा P प्लस 4p। अगर मैं कहूं कि 2 से 5 अधिक, 2 से 5 अधिक, तो 2 से 5 अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 में 5 जोड़ देंगे। उसी तरह से यहाँ पर कहा गया है कि मूलधन से या धनराशि से 4 गुना अधिक, तो धनराशि से 4 गुना अधिक अगर हमें निकालना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 4 गुना को जोड़ना पड़ेगा। तो धनराशि में 4 गुना को जोड़ा तो कितना आ रहा है 5p। अब अगर हम 4 गुना अधिक करना चाह रहे हैं मतलब 5p करना चाह रहे हैं तो इसमें ब्याज कितना हो रहा है 4p हो रहा है। ठीक है, अब 2p जो ब्याज है वो 8 वर्षों में होता है तो उसका डबल ब्याज 4p कितने वर्षों में होगा, 16 वर्षों में होगा। यहीं से डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा। या फिर अगर ऐसा देखना चाहें कि p ब्याज जो है वो 4 वर्षों में आ रहा है तो 4p ब्याज कितने वर्षों में आएगा, 4 गुणित 4 मतलब 16 वर्षों में। ठीक है, तो ये पहला ब्याज 4 वर्ष में आया, फिर अगला p 8 में आया, अगला p 12 वर्षों में आया और अगला p फिर 16 वर्षों में। तो इसका मतलब 16 वर्षों में जाकर और वो जो मिश्रधन है जिसे हम जितना हम चाहते हैं वो बन जाएगा, इसलिए हमारा आंसर होगा 16 वर्षों। यहाँ हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप इसे फॉर्मूले से करना चाहते तो वो भी कर सकते थे, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा आपका बड़ा हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 1200 रुपए तथा 5 वर्ष में 1500 रुपए हो जाता है, तो वह धनराशि क्या है। तो यहां पर एक नई बात हमें सीखना है, ध्यान रखना कि जब भी हम ब्याज में अंतर की बात करते हैं या इस तरह से देखिए, चलिए कि जो भी मूलधन था 2 वर्ष जब पूरे हुए तो ये मूलधन कितना हुआ 1200 रुपए, और जब 5 वर्ष पूरे हुए तो ये मिश्रधन सॉरी कितना हुआ 1500 रुपए।
तब यहां से यहां तक देखिए 2 से 5 वर्ष जो है इसमें अंतराल कितना है, 3 वर्ष का। ठीक है, और इसमें ब्याज कितना मिला, मूलधन तो मूलधन ही है अपना, और यहाँ बढ़ोतरी जो भी हुई है वो ब्याज की हुई है, तो बढ़ोतरी कितने की हुई, 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब 3 वर्ष में ब्याज कितना बना, 300 रुपए। अगर 3 वर्ष में ब्याज 300 रुपए है तो 1 वर्ष में ब्याज कितना बना होगा, 3 वर्ष में ब्याज 300 रुपए है तो 1 वर्ष में कितना बना होगा, 100 रुपए। तो 2 वर्ष में कितना बना होगा, 200 रुपए। इसका मतलब इन 2 वर्षों में ब्याज कितना है, 200 रुपए। अगर इन 2 वर्षों में ब्याज 200 रुपए बना है और उसको जोड़ने के बाद यदि मिश्रधन 1200 है तो हमारा मूलधन कितना रहा होगा, 1000 रुपए। 1000 रुपए मूलधन रहा होगा, उसी में तो 200 रुपए जोड़कर और मिश्रधन को 1200 रुपए बनाया गया था। इसलिए हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि वह धनराशि क्या है, तो वह धनराशि होगी 1000 रुपए। बड़ी आसानी से हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5000 रुपए पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 5%, अगले 3 वर्ष के लिए 6% तथा अगले वर्षों के लिए 8% वार्षिक है, तो उस धन पर 9 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना होगा। यहाँ क्या किया जा रहा है कि अलग अलग समय अंतराल के लिए ब्याज दर अलग अलग लगाई गई। पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर है 5%, फिर अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज है 6% और अन्य वर्षों के लिए है 8%। अब टोटल वर्ष है कितने, 9 वर्ष। 9 में से 2 यहाँ हो गए और 3 यहाँ, 5 हो गए। अब बचे कितने, 4। तो 4 वर्षों के लिए 8% की ब्याज दर है। अब धनराशि कुल 5000 रुपए है, तो इस 5000 पर कुल ब्याज कितना मिलेगा ये देखना है। तो आप अलग अलग कैलकुलेट कर लो। इस 5000 पर शुरू के 2 वर्षों में ब्याज कितना मिलेगा, दर गुणित समय बटे 100। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 500 रुपए का। ठीक, अब अगले 3 वर्षों में कितना मिलेगा, तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे, 6×18, 18 में 5 का गुणा करेंगे तो 90 और 900 रुपए। फिर अगले में 8% है तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। 8 चौक 32, 32 में 5 का करेंगे तो 160 और फिर 1 जीरो और है तो 1600 रुपए। अब हमसे कुल ब्याज पूछा गया था तो सभी वर्षों के ब्याजों को हम जोड़ लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 500 और 900 1400, 1400 और 1600 3000। तो कुल ब्याज होगा 3000 रुपए। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब यहां पर एक बात समझो कि 2 साल में जितना ब्याज हो रहा है उसका डबल 4 साल में सामान्यतया होना चाहिए। तो 2 साल में 500 हो रहा है तो 4 साल में 1000 होना चाहिए। लेकिन 1000 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ब्याज दर अलग अलग है। अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए थे उसमें हर समय अंतराल में ब्याज दर समान हुआ करता था। इसलिए हम ये कह सकते थे, कहते थे कि 1 साल में जितना ब्याज है अगले साल में भी उतना ही होगा, हर साल में या हर 2 सालों के ग्रुप में उतना का उतना ही ब्याज होता था। लेकिन यहाँ पर चूंकि दर बदल गई है इसलिए इन 2 सालों में जितना ब्याज होता है उतना ब्याज इन यहाँ के 2 सालों में नहीं होगा, क्योंकि दर अलग अलग है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3% वार्षिक, अगले 3 वर्ष में 4% वार्षिक तथा अगले वर्षों के लिए 5% वार्षिक है। उस धन पर 9 वर्ष के बाद कुल ब्याज इतना लिया गया हो तो मूलधन क्या है। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। पहले 2 वर्षों के लिए 3%, अगले 3 वर्षों के लिए 4% और अन्य वर्षों के लिए 5%। कुल वर्ष कितने हैं, 9 वर्ष। 9 में से 2 और 3 5 तो यही हो गए, तो बचे 4 वर्ष यहाँ पर। ठीक, अब ब्याज कितना हो रहा है, 1520 रुपए। तो मूलधन हमसे पूछा गया है। ब्याज कितना होता है, मूलधन का RT प्रतिशत। तो मूलधन P है और उसका RT मतलब 2 और 3 6%। यहाँ पर भी मूलधन और उसका R और T 12%। यहाँ पर मूलधन R और T 20%।
ये हमारे ब्याज हैं अलग अलग समय के। इन सभी को यदि हम जोड़ें, ठीक है, इन सबको हम क्या करें, यदि हम जोड़ें तो ये आएगा, देखो पी सब में कॉमन है, 6/100, 12/100 और 20/100, तो सब में बटे में 100 है, तो इनको आसानी से हम जोड़ सकते हैं, 6 और 12 18, 18 और 20 38, तो ये हो जाएगा पी गुणित 38/100। ये कुल ब्याज है हमारा, और ये ब्याज कुल दिया कितना गया है, 1520। तो यहां से हम निकाल सकते हैं पी का मान, वो हो जाएगा 1520 गुणित 100/38। तो अभी 38 से अगर 1520 को हम भाग देंगे तो वो रिजल्ट आएगा, एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं, 40। ठीक है, ये आएगा 40, और 40 में 100 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 4000। तो हमारा जो मूलधन है वो बन जाएगा 4000 रुपये। ये अपना आंसर हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरिता नरेश से कोई धनराशि 6% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेती है और उसी धनराशि को 9% वार्षिक ब्याज दर से रमेश को दे देती है, तो 3 वर्ष बाद वह 540 रुपए का लाभ कमाती है। तो ऋण ली गई धनराशि क्या थी, ये हमें ज्ञात करना है। प्रश्न क्या है पहले उसे समझ लेते हैं। ठीक है, सरिता नरेश से कोई धनराशि 6% वार्षिक ब्याज दर से उधार लेती है। ये जो सरिता है ये नरेश से सॉरी एक धनराशि उधार ले रही है 6% वार्षिक ब्याज दर से, और उसी धनराशि को ये रमेश को उधार दे रही है 9% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक, समय कितना है, 3 वर्ष का समय है दोनों केस में, है ना। यहां भी 3 वर्ष है और यहां भी 3 वर्ष है। और ऐसा करने से जो सरिता लाभ कमाती है वो है 540 रुपए का। अब ये जो 540 का लाभ है, ये लाभ किस वजह से कमा रही है सरिता, क्योंकि उसे क्या है, रमेश से जो ब्याज मिलने वाला है, देखो मूलधन तो जिसका जितना है उतना उतना देना है, लेकिन रमेश से जो उसे ब्याज मिलेगा वो ज्यादा है जितना उसे ब्याज चुकाना है नरेश को। उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ जो धनराशि है वो उसके पास बच जाएगी, और वो जो बची हुई धनराशि है वही उसका लाभ है। ठीक है, तो बेसिकली दोनों के ब्याजों का जो अंतर है, दोनों के ब्याज का जो अंतर है वही अंतर सरिता का लाभ होगा। अब रमेश से सरिता को ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज होता है मूलधन का 8%। मूलधन तो जितना नरेश ने सरिता को दिया सरिता ने उतना ही रमेश को दिया, मतलब मूलधन तो दोनों में बराबर है। मूलधन का 8%, आर इंटू टी, आर इंटू टी कितना है यहाँ पर 27%, और यहाँ आर इंटू टी उसको देना कितना है 6×3 = 18। तो यहाँ वो मूलधन का 27% कमा रही है और यहाँ उसे देना सिर्फ 18% है। 27% कमाया और 18% देना है, तो लाभ कितने का हो रहा है उसे, 9% का। किसके 9% का, मूलधन के 9% का लाभ होगा, है ना। तो मूलधन का 9% यदि 540 रुपए है तो हम मूलधन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूँ कि मूलधन का आरटी मतलब 27%, इसको ब्याज यहाँ देना है और फिर सरिता को उधर देना है मूलधन का 18%। तो इसका मतलब लाभ उसके पास बच कितना रहा है, मूलधन का 9%, जो अंतर है 27% और 18% का, उतना ब्याज बच रहा है। तो मूलधन का 9% कितना हो जाएगा, मूलधन गुणित 9/100, और ये लाभ कितना है 540। तो यहां से हम लिख सकते हैं P बराबर 540 गुणित 100/9। तो ये काटेंगे 9×1, तो मूलधन आ जाएगा 6000। ठीक, तो कितनी राशि उधार ली, ये अगर हमें आंसर देना है तो आंसर है 6000 रुपये। 6000 रुपये सरिता ने नरेश से लिए 6% पर, और उस सरिता ने 6000 रुपये दिए रमेश को 9% पर 3 वर्ष के लिए,
तो इस कंडीशन में सरिता को जो लाभ होगा 3 वर्ष के बाद वो हो जाएगा 540 रुपए। आई होप ये सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर आप इसे नोट करना चाहें तो इस पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इसी सॉल्यूशन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। जब भी ब्याज दर, समय या मूलधन को बदल कर उसकी वजह से ब्याज में कुछ बदलाव आता है तो उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है कि ब्याज में अंतर बराबर या तो मूलधन में अंतर गुणित दर गुणित समय बटे 100, या ब्याज में अंतर बराबर मूलधन गुणित दर में अंतर गुणित समय बटे 100, या फिर ब्याज में अंतर मूलधन गुणित दर गुणित समय में अंतर बटे 100। ये जो मैंने चिन्ह बनाया है डेल्टा का, ये अंतर को दर्शाता है, डिफरेंस। ठीक है, यहां पर और यहां पर। अच्छा, अगर कोई दो चीजें एक साथ बदल रही हो, जैसे मूलधन भी बदल रहा है, दर भी बदल रहा है, तब ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। ठीक है, जब दो चीजें एक साथ बदल रही हो या तीनों चीजें एक साथ बदल रही हो तब ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। उस केस में आपको साधारण ब्याज अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, साधारण ब्याज 1, साधारण ब्याज 2, और उसके बाद उनका अंतर निकालना पड़ेगा। लेकिन पी, आर और टी, इन तीन में से सिर्फ कोई एक ही चीज बदल रही हो तो इस सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि इस प्रश्न में था, यहां मूलधन जो है वो दोनों को बराबर दिया जा रहा है, दर दोनों को अलग अलग दी जा रही है तो दर में बदलाव हो रहा है, समय दोनों के लिए एक जैसा है, मतलब मूलधन भी वही है और समय भी वही है, सिर्फ दर में बदलाव है और उसकी वजह से ब्याज में अंतर आ रहा है। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला हम लगाते हैं तो देखिए क्या होगा। ब्याज का अंतर है 540 बराबर, मूलधन हमें नहीं पता, दर का अंतर कितना है 6 और 9 का अंतर कितना है 3, तो यहाँ लिखना है 3, गुणित समय कितना है 3 वर्ष बटे 100। अगर इसे आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 और 3 9, 9 का भाग देंगे, 3 और 3 आएगा 9, 9 का भाग देंगे इधर 54 में तो आएगा 6, 6 और 1 0, ये तो हो जाएगा 60, 60 में फिर 100 का गुणा करेंगे तो पी आएगा 6000। और अभी जो हमने सॉल्व किया था वहां भी आंसर 6000 ही था। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका उपयोग कर सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो अब आगे से हम कोशिश करेंगे इन फॉर्मूलों का यूज करके उन्हें हल करने की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साहूकार को मालूम पड़ा कि ब्याज की दर 4% से 3% होने पर उसके द्वारा उधार दी गई धनराशि पर 1 वर्ष के ब्याज में 50 रुपए की कमी हो जाती है, तो उसके द्वारा उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न है। दर में अंतर है 1% का, है ना, क्यों? क्योंकि 4% और 3% अलग अलग दर है, तो दर में अंतर कितना हुआ 1% का। समय कितना है 1 वर्ष का। ब्याज में अंतर कितना है 50 रुपए का। हमसे मूलधन पूछा गया है तो हम लगा देंगे ब्याज में अंतर बराबर मूलधन गुणित दर में अंतर गुणित समय बटे 100। तो वैल्यू रखेंगे 50 बराबर, पी की वैल्यू हमें निकालना है, दर में अंतर 1%, समय 1 बटे 100। तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है, ये 1 गुणित 1 का तो कोई मतलब रहेगा नहीं, ये 100 जो भाग में है इधर गुणे में आ जाएगा, तो 50 गुणित 100 हो जाएगा 5000। तो हमारा मूलधन हो गया 5000, यही हमारा आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन को 4 वर्ष के लिए विशेष दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 120 रुपए अधिक
ब्याज प्राप्त होता। तो मूलधन क्या है? सिंपल है, समय है 4 वर्ष का, ब्याज की दर 2% अधिक होती, मतलब दर अगर 2% ज्यादा होती, मतलब अंतर कितना हो गया? 2% का। 120 रुपए ज्यादा साधारण ब्याज प्राप्त होता, मतलब साधारण ब्याज का अंतर हो गया 120 रुपए का। मूलधन निकालना है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज का अंतर बराबर मूलधन गुणित दर का अंतर गुणित समय बटे 100। तो ये हो जाएगा मूलधन 120 गुणित 100 बटे 4 दूना 8, है ना। हमने क्या किया, 100 का इधर गुणा कर दिया और 4 दूना 8 जो था उसका भाग दे दिया। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, 8 एकम 8, 8 पंच 40 और ये 1500। तो मूलधन हो जाएगा हमारा 1500 रुपए। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बराबर धनों में से प्रत्येक को 10% वार्षिक ब्याज की दर से दो बैंकों में क्रमशः 7 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा किया गया। यदि दोनों बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 500 रुपए हो तो प्रत्येक धन कितना था, ये निकालना है। तो यहाँ क्या क्या दिया गया है? दर दिया गया है दोनों केस में 10%, वर्ष का अंतर दिया गया है, यहाँ समय का अंतर है 5 और 7, मतलब 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है, मूलधन हमें पता नहीं है, साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 500 रुपए। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज का अंतर बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय का अंतर बटे 100। तो यहाँ लिखेंगे 500, मूलधन निकालना है, दर 10%, समय का अंतर है 2 वर्ष का, बटे 100। तो यहाँ से P के लिए हम लिखेंगे 500 गुणित 100 बटे 10 गुणित 2। ठीक है, कैसे किया? 100 भाग में था तो गुणे में चला गया और 10 और 2 जो गुणे में थे वो भाग में चले गए। इसे हल कर सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 25, 25 में 100 का गुणा करेंगे तो आएगा 2500 या 2500 रुपये। तो मूलधन हो जाएगा 2500 रुपये। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये सारे सॉल्यूशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पर नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।